हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब सीरीज़ पीएम एक्सप्लेन्ड। इस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे उसके थ्रू हमारा पर्पस ये रहेगा कि आपको मार्केट रिलेटेड टर्म्स के बारे में हम समझा सकें, सो दैट जब एक बार आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो आप उसको थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लोर करो एंड उस पर अपने नोट्स को थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव वे में बना लो। मोस्ट लाइकली हमारे जितने भी सेशंस होंगे अंडर दिस प्लेलिस्ट, उसमें आपको पीपीटी हो सकता है ना मिले। आज क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज होती हैं बेसिकली, तो जो भी वैसे प्रोमिनेंट स्ट्रेटजीज हैं वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखी हैं। मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कि ये होता क्या है या फिर इसके थ्रू कोई इन्वेस्टर एक्चुअली में करना क्या चाहता है, राइट। डिटेल में आपको ये सारे नोट्स खुद से बनाने होंगे और बहुत आसान है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। जो सबसे फर्स्ट वाला है वो आप देख सकते हो कि इसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आ चुका है, राइट। तो हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में इसी से मिलता जुलता कोई और क्वेश्चन हो जाए। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसी टॉपिक से होगा, बट इस टाइप के जो मार्केट रिलेटेड टर्म्स हैं जो न्यूज़ में आते रहते हैं, क्योंकि आप में से बहुतों की ये हैबिट नहीं है कि आप न्यूज़पेपर को अच्छे से रीड करो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंपाइलेशंस और नोट्स पे डिपेंड करते हैं। ये हो सकता है ऐसा कि उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम ना हो, तो ये बात समझ में आती है कि आप नोट्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हो, लेकिन फिर भी न्यूज़पेपर की रीडिंग इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि ये सारे टर्म्स बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाते हैं अगर आप बहुत लंबे टाइम तक न्यूज़पेपर की रीडिंग कर रहे हो तो इसके लिए आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। बट फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि पर वीक 2 या 3 टॉपिक पे बात हो जाए, क्योंकि हर रोज़ इस पे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं हम। सबसे हमारा फर्स्ट जो है टाइप वो है ग्रोथ वर्सेस वैल्यू वर्सेस ग्रोथ इन्वेस्टिंग। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे कि आप थोड़ा समझना, ऐसा हो सकता है कि ये दोनों आपको बहुत सिमिलर लगे, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है मैं उसको हाईलाइट करता हूँ। अब कोई भी इन्वेस्टर जो मार्केट में एंटर कर रहा है, किसी भी कंपनी को उसने पिक किया, तो उसके इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव बाकियों से डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि हर किसी की एज ग्रुप किस एज ग्रुप में वो फॉल कर रहा है वो एज ग्रुप अलग हो सकती है। उसको कितने टेन्योर तक रखना है, ठीक है, इन्वेस्टेड रहना है मार्केट में, तो इस पर भी डिपेंड कर सकता है कि उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी। तो इसी तरह बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं। फिर सारे वेरिएबल्स को देख के लास्ट में ये डिसाइड करना होता है किसी भी इन्वेस्टर को कि वो जो अपना लॉन्ग या फिर शॉर्ट का पोजीशन लेगा तो वो किस स्ट्रेटजी पे बेस्ड होगा। अब उसी में से एक एग्जांपल है वैल्यू इन्वेस्टिंग। इसकी मीनिंग क्या है कि आप ट्राई करते हो टू आइडेंटिफाई द अंडर वैल्यूड स्टॉक्स। अब अंडर वैल्यूड की मतलब क्या की मीनिंग क्या है। सपोज कि कोई ऐसी कंपनी है जिसने क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है, जैसे मान लो Q1 है, Q2 है, Q3 है, ये तीनों क्वार्टर्स में उनकी रिवेन्यू भी बढ़ी है और उनका नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है, ठीक है। तो ये देख के आप ऐसा सोच सकते हो कि जब सारी चीज़ें अच्छी हैं तो मैं इसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ। बट आपको देखने को ये मिल सकता है कि उसकी शेयर प्राइस, जो हम 3 क्वार्टर्स की बात कर रहे हैं, तो 3 क्वार्टर्स में उसकी शेयर प्राइस कंसिस्टेंटली फॉल हुई है। मतलब थोड़ा बहुत स्पाइक आपको हो सकता है देखने को मिल जाए, जैसे कुछ ऐसा हो, सॉरी, मान लो कुछ ऐसा है, ठीक है। तो अगर आप ट्रेंड देखो तो ट्रेंड आपको यही बताएगा कि इसकी शेयर प्राइस जो है वो गिर रही है। मतलब लास्ट जो हमारा 3 क्वार्टर था, सपोज यहाँ पे मैं बोलता हूँ Q1, यहाँ पे Q2 और यहाँ पे Q3, तो जब रिवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है, जब नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, नेट प्रॉफिट क्या है, तो सबसे पहले आप देखते हो जिसको हम बोलते हैं टॉप लाइन। अगर आप इनकम स्टेटमेंट को देखो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखो, वो स्टार्ट होता है रिवेन्यू से, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं टॉप लाइन। मार्केट में या फिर न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में जब कोई बात हो रही होती है किसी भी कंपनी के रिवेन्यू को, तो कई बार उसे टॉप लाइन कहते हैं। और जो नेट प्रॉफिट है मतलब वो पैसा जो कि बिजनेस के ओनर्स घर लेके जा सकते हैं। घर लेके जाने से मेरा मतलब ये है कि इसके पहले आपने सब कुछ पे कर दिया है, सैलरीज हो, टैक्स हो, डिप्रिशिएशन का अमाउंट हो, सारा कुछ पे करने के बाद जो पैसा बचता है उसे हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। ये वो अमाउंट है जो कि शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है, या फिर कंपनी अगर चाहे तो इसी में से कुछ पार्ट वो आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए या फिर ईयर्स के लिए रख सकते हैं बचा के। हो सकता है उन्हें बाद में इन्वेस्ट करना हो, किसी नई जगह पे प्लांट लगाना हो, तो कोई भी काम हो इस पैसे से हो सकता है। इसी पैसे से इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स दिए जाते हैं, ठीक है।
तो नेट प्रॉफिट को हम बोलते हैं बॉटम लाइन, रेवेन्यू को बोलते हैं टॉप लाइन, नेट प्रॉफिट को बोलते हैं बॉटम लाइन। तो जब दोनों इंक्रीज हो रही है तो फिर इसका शेयर प्राइस क्यों डिक्रीज हो रहा है? अब ये जानने के लिए आप फिर देखोगे उसके बैलेंस शीट को कि क्या उनकी बोरोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ी है, मतलब इतनी ज़्यादा बढ़ गई हो कि वो शायद अनसस्टेनेबल हो जाए फ्यूचर में, और ये सोच के इन्वेस्टर्स यहाँ से पैसा अपना निकाल रहे हैं। तो मे बी ये रीज़न हो सकता है कि इसकी शेयर प्राइस क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो डिक्रीज होती जा रही है। बट सपोज कि ऐसा नहीं है, सब कुछ ठीक है, फिर भी कंपनी का शेयर प्राइस उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ या फिर हो सकता है कि डिक्रीज ही हो गया हो, तो उस केस में आपको ऐसे ऐसे शेयर ऐसे ऐसे स्टॉक्स पिक करने होते हैं जिसमें कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है एंड वो उस डायरेक्शन में आगे बढ़ भी रही है, बट जो ग्रोथ रेट है वो शेयर प्राइस के चेंज में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि हो सकता है अभी शायद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इस कंपनी में लोगों को नहीं है, बट आपने उसकी फिनेंशियल स्टेटमेंट देख के ये आइडिया लगा लिया कि भले जितने भी इन्वेस्टमेंट हुए हैं, खास करके कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो वहाँ से अभी रिजल्ट आना शुरू नहीं हुआ है, मतलब ग्रोथ अभी बहुत ज़्यादा पिक नहीं हुआ है, लेकिन फ्यूचर में ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो वैसे वैसे स्टॉक्स आप पिक करते हैं, उसी को हम बोलते हैं अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, मतलब जितनी उसकी पोटेंशियल है वो अभी स्टॉक प्राइस पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब वो वैल्यू जो आगे हो सकती है। तो ये आप देखते हो। अच्छा, ये होता है बेस्ड ऑन अ फ्यू मैट्रिक्स, जिसमें एक है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेबी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने वाले हैं तो उसमें जो आपके अकाउंट्स का सिलेबस होगा तो उसमें ये सब रेशियोज आपको बहुत अच्छे से पढ़ने होते हैं। इनफैक्ट अब तो आरबीआई के एग्ज़ाम में भी हो सकता है कि रेशियोज पे क्वेश्चन आ जाए, वहाँ पे लिखा भी है बहुत सारा कुछ, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब इसको हम लिखते कैसे हैं? तो पी रेशियो का फॉर्मूला होता है CMP, मतलब करेंट मार्केट प्राइस, डिवाइडेड बाय नेट वर्थ, यानी वही हम नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे, तो आप इसको बोल लो नेट प्रॉफिट पर शेयर। दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप CMP मतलब करेंट मार्केट प्राइस की जगह आप यहाँ पे लिख दो मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या हो जाती है किसी भी कंपनी की? तो टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू करेंट मार्केट प्राइस। इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपको उस कंपनी की मार्केट वैल्यू दे देता है। तो या तो आप न्यूमरेटर में मार्केट वैल्यू लिखो और नीचे आप लिख दो उसका नेट प्रॉफिट, या फिर आप ये कर सकते हो कि नेट प्रॉफिट पर शेयर लिख दो और यहाँ पे करेंट मार्केट प्राइस लिख दो, क्योंकि करेंट मार्केट प्राइस हमेशा पर शेयर के टर्म्स में एक्सप्रेस की जाती है। तो उस केस में ये दोनों बैलेंस रहेंगे। तो आप देखते हो कि किसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ी सी कम है, मतलब कि कोई ऐसी कंपनी जिसका नेट प्रॉफिट पर शेयर ज़्यादा हो और करेंट मार्केट प्राइस थोड़ी कम हो। तो इससे आइडिया लगता है कि प्रॉफिट अगर ज़्यादा है और शेयर प्राइस कम है उसका अभी भी, तो मतलब ये कंपनी ग्रो करेगी आगे। तो ऐसे ऐसे मैट्रिक्स पे आप देखते हो इसको, फंडामेंटल्स देखते हो। फंडामेंटल्स की मीनिंग क्या है कि आप उसके फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख रहे हैं, आप उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देख रहे हैं, आप उसके बैलेंस शीट को देख रहे हैं, एंड वहाँ से आप आइडिया लगा रहे हैं कि कंपनी ने अपने पैसे कैसे यूज़ किए हैं और उस पैसे को यूज़ करके कंपनी ने कैसे एसेट क्रिएट किया है। वो हो सकता है कि करेंट एसेट हो सकता है कि नॉन करेंट एसेट हो। बट जब तक, क्योंकि पैसे कहाँ से आते हैं बेसिकली, एक तो ये हो सकता है कि जो बिजनेस ओनर्स हैं वो अपने साथ पैसे लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो ये पैसा हो गया इक्विटी का। कुछ पैसे बोरोइंग करके लाई जाती है, जैसे कि हो सकता है बैंक से लिया हो सकता है कि अगर वो कंपनी लिस्टेड है तो बहुत सारी कंपनीज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स लेके भी आती है, तो वहाँ से भी आता है पैसा। मतलब बोरोइंग के थ्रू जो भी पैसा आ रहा है और इक्विटी के थ्रू जो भी पैसा आ रहा है, इन दोनों मनी को आप कैसे यूज़ कर रहे हैं फर्दर एसेट क्रिएट करने के लिए। क्योंकि जब तक आप एसेट क्रिएट नहीं करेंगे, मतलब जब तक आप इन्वेंट्री नहीं बनाएंगे अपनी, तब तक आप उसको सेल कैसे करेंगे मार्केट में। तो इसलिए एसेट क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको उसका आइडिया लगता है बैलेंस शीट से, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें ग्रोथ इन्वेस्टिंग। अब वैल्यू इन्वेस्टिंग में तो मैंने आपको बता दिया कि वी एक्चुअली ट्राई टू आइडेंटिफाई दी अंडर वैल्यूड स्टॉक्स। बट ग्रोथ वाले में क्या होता है कि हम वहाँ पे फोकस करते हैं कि कौन सी कंपनी ऐसी है, हो सकता है कि उसके बिजनेस मॉडल की वजह से। अब जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, जितनी फूड डिलीवरी ऐप्स हैं और अभी बहुत ज़्यादा है नहीं, तो जो प्रोमिनेंट फेसेस हैं इस इंडस्ट्री के, तो जोमेटो, स्विगी का IPO अभी जस्ट लिस्ट हुआ है
एंड उसकी जो है शेयर प्राइस वो भागती जा रही है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि अपने इंडस्ट्री में ये दोनों लीडर्स हैं। जोमेटो ऑलरेडी लिस्टेड है पहले से, स्विगी अभी भी आया है, तो लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि एक ऐसा मार्केट जिसमें प्लेयर्स बहुत कम है। और आपको पता है कि आगे आने वाले टाइम पे, क्योंकि हमारी अगर आप डेमोग्राफी को देखो तो एक बहुत बड़ा पोर्शन वो यंग पॉपुलेशन का है जो ऑलरेडी वर्कफोर्स में एंटर कर चुकी है। एंड उनके लिए ऐसा हो सकता है कि पॉसिबल ना हो पाए कि वो अपने घर पे खाना खा पाए। उनके लिए जो सबसे फिजिबल ऑप्शन है कि ऑफिस में गए वहाँ पे कुछ मंगा लिया बाहर से, घर पे आए मन नहीं हो रहा बनाने का तो बाहर से कुछ मंगा लिया। तो आपको पता है कि आगे आने वाले टाइम में जो फूड डिलीवरी ऐप्स हैं उनका रेवेन्यू बढ़ेगा बहुत ज़्यादा, राइट? तो अगर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो आपको पता है कि एक ऐसी इंडस्ट्री जिसकी ग्रोथ ऑलमोस्ट आई मीन इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, डिबेट नहीं कर सकता इस पर। तो अगर ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और इस फील्ड में लिमिटेड कंपनीज ही हैं, बहुत ज़्यादा कंपनीज है भी नहीं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर है उसमें आप देखो तो बहुत सारे बैंक्स हैं, बट फूड डिलीवरी ऐप्स में आई एम श्योर कि आपके पास आपके फ़ोन के अगर आप ऐप्स को देखो तो उसमें जोमेटो स्विगी यही दोनों होंगे अभी फ़िलहाल। रेयरली ऐसा होगा कि कोई और ऐप हो। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई किया कि किसकी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। हमने ये नहीं देखा कि वो कंपनी अंडर वैल्यूड है या नहीं। डिफरेंस है यहाँ पे। अंडर वैल्यूड क्या होता है कि आप फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में जितने भी मैट्रिक्स वहाँ पे दिए हुए हैं उसके बेसिस पे देखते हो कि क्या इस कंपनी की अभी करंट मार्केट प्राइस या फिर शेयर प्राइस जस्टिफाइड है, क्या इससे और ज़्यादा होनी चाहिए थी, उसके बेसिस पे करते हो। बट यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि उस कंपनी की करंट मार्केट प्राइस उसके एक्चुअली में इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा हो, उसके बावजूद लोग उसका शेयर खरीद रहे हैं बस इसलिए कि ये कंपनी तो आगे और भी ग्रो ही करेगी। तो हमें फिर प्राइस टू अर्निंग रेशियो से क्या करना है? अगर हमें ये आइडिया हो पहले से कि ये कंपनी बाद में भी ग्रो करेगी तो ये सारे रेशियोज वहाँ पे फेल हो जाते हैं। अब वहाँ पे देखना बस ये रहता है कि क्या ये कंपनी ने डेट को अच्छे से मैनेज कर रखा है, ठीक है, या फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड वहाँ पे कोई इशू तो नहीं है। अगर ऐसा है, ये दो चीज़ें चेक हैं, तो फिर लोग उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं भले ही वो स्टॉक ओवर वैल्यूड हो। क्योंकि अगर किसी इंडस्ट्री में कोई एक ही कंपनी है जिसको कि हम बोलते हैं मोनोपोली, तो इतना आप मान के चलो कि वो कंपनी ओवर वैल्यूड ही होगी। अगर दो कंपनी है, डुओपोली है वहाँ पे, तो भी वो ओवर वैल्यूड ही रहेगी। ओके तो ये सब कुछ डिफरेंसेस होते हैं। और इस टाइप की कंपनीज या फिर इस टाइप की इन्वेस्टमेंट यूजुअली वो सेक्टर में की जाती है जो लेटेस्ट, जो हमारा ट्रेंड हो या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो उस पर बेस्ड होता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एफएमसीजी में कोई स्टॉक वहाँ पे आपको हाई ग्रोथ वाला दिखे। आई मीन कुछ नया प्रोडक्ट आ गया तो बात अलग है, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। कुछ लोग कुछ इन्वेस्टर ऐसे हो सकते हैं जिनका फोकस सिर्फ इस बात पे हो कि कौन सी कंपनी है जो रेगुलरली डिविडेंड देती है। डिविडेंड क्या होता है कि सपोज कि आपने 100 स्टॉक्स लिए और आपने इसको होल्ड करा साल भर तक। कंपनी ने अपने रिजल्ट्स दिखाए, ठीक है, जो एनुअल रिजल्ट्स दिखाने पड़ते हैं या फिर एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं उसे। तो उसमें ये देखा गया कि कंपनी की नेट प्रॉफिट मान लो इंक्रीज़ हो गई है। तो कंपनी की नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हुई है तो कंपनी के जो ओनर्स हैं वो अपने इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करने के लिए कि आपने हमारे ऊपर भरोसा रखा, हमें पैसे दिए ताकि हम बिजनेस को अपना एक्सपैंड करें। तो इसके बदले में जो बिजनेस के ओनर्स हैं या फिर जो पूरी टीम होती है जिसे हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, BOD, तो वो डिसाइड करते हैं कि हम अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देंगे, ये रिवॉर्ड की तरह है। अब ये कुछ भी अमाउंट हो सकता है कि 2 रुपये पर शेयर हो, 10 रुपी पर शेयर हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। अब ये सॉरी, इसमें हमें दो चीज़ें देखनी होती है, एक तो है डिविडेंड यील्ड और दूसरा है पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये जितने भी रेशियोज यहाँ पे लिखे हुए हैं ये आपको ऐसे भी RBI के लिए पढ़ना है क्योंकि अब अकाउंट्स का भी थोड़ा सा पोर्शन वो आपके फिनांस के सिलेबस में ऐड हो चुका है। तो ये रेशियोज के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो डिविडेंड यील्ड क्या होता है? डिविडेंड यील्ड होता है कि एक तो पहले डिविडेंड अमाउंट क्या है जो दिया गया है डिवाइडेड बाय करेंट मार्केट प्राइस इंटू 100 कर दो, ये हमें देता है डिविडेंड यील्ड। मतलब कि अगर मान लो कि आपने 100 रुपये का शेयर लिया है तो 100 रुपये के शेयर पे अगर कंपनी आपको 2 रुपये देती है डिविडेंड तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिविडेंड यील्ड हो जाएगी आपकी 2%।
जैसे कि हम बॉन्ड की यील्ड निकालते हैं, बेसिकली हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है और उसके बदले में हमें रिटर्न्स कितना मिला है। तो कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि जो आपका करेंट मार्केट प्राइस है, और करेंट मार्केट प्राइस बोलने का मतलब ये था कि जब ये डिसाइड होता है, ठीक है, जब कंपनी अनाउंस करती है कि हमें डिविडेंड देना है, उसी टाइम पे उन्हें बताना पड़ता है कि एग्जैक्टली कितना देना है। तो आप क्या करोगे, हो सकता है कि आपने ये वाला स्टॉक लिया होगा 2-3 महीने पहले, तो अगर आपको यील्ड कैलकुलेट करनी है तो आपको वो वाला प्राइस लेना पड़ेगा जिस पे आपने परचेज किया है। तो मतलब कि वो प्राइस जिस पे आपने शेयर खरीदी है, तो आप यहाँ पे वो लिखोगे, ना कि वो प्राइस जिस दिन ये डिविडेंड अनाउंस हुआ है। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो मान लो कि शाम को बोर्ड ने अनाउंस किया कि हम डिविडेंड पे करेंगे, बट उसी दिन सुबह में किसी ने वो स्टॉक लिया होगा, तो उसकी होती है एक कट ऑफ डेट। वो सेम डे भी हो सकता है या फिर वो पास्ट में कोई डेट हो सकती है कि इस दिन से पहले जिसने भी स्टॉक्स खरीदे हैं उसी को डिविडेंड दिया जाएगा। तो ये सब कुछ टर्म्स हैं, जैसे जैसे आप रीड करोगे वैसे वैसे आपको और भी आइडिया आएगा। अच्छा, इसमें दूसरा है डिविडेंड पे आउट रेशियो। इसकी मीनिंग क्या हो जाती है कि टोटल डिविडेंड जो अनाउंस किया गया है वो डिवाइडेड बाय जो आपका नेट प्रॉफिट है, मतलब नेट प्रॉफिट का कितना परसेंटेज आप एज डिविडेंड पे कर रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स को, उसी को हम बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब आप चाहो तो इस दोनों को आप डिवाइड कर सकते हो नंबर ऑफ शेयर से, टोटल नंबर ऑफ शेयर से। तो ये आपको क्या दे देगा, ये आपको दे देगा डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय, इसको हम बोलेंगे अर्निंग पर शेयर। राइट, बात वही है, नेट प्रॉफिट का मतलब क्या, अर्निंग्स, और इसको अगर हमने शेयर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया तो ये बन जाता है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, ये होता है हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो। दूसरा टाइप है मोमेंटम इन्वेस्टिंग। ये थोड़ा सा हम इसको बोल सकते हैं कि ये वैसे लोगों का काम है जिनको किसी कंपनी में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, मतलब वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है। वो बस ये देखेंगे कि मान लो मैंने आपको फर्स्ट में बताया ऐसे पहले कि जो वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है उसमें हम ढूंढते हैं कि कौन सी कंपनी अंडर वैल्यूड है। राइट, तो सपोज कि किसी कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पे था, ठीक, वहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया, उसकी प्राइस में ग्रोथ होती गई, एक टाइम के बाद वो ओवर वैल्यूड हो जाती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग लंबे टाइम तक रहते हैं, एंड अगर कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, नेट जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है कंपनी की, मतलब शेयर प्राइस उसकी बढ़ती जा रही है, तो उस केस में क्या होगा कि एक लिमिट के बाद वो कंपनी ओवर वैल्यूड हो जाती है। तो मोमेंटम इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनका काम ये होता है कि जब कंपनी अंडर वैल्यूड से एक न्यूट्रल रेंज में आए तो उस रेंज में उसको बाई करो, और जैसे ही उस रेंज को वो क्रॉस करे तो वहाँ पे उसे सेल कर दो, ताकि अगर उसके बाद नीचे भी आए कंपनी तो उनको नुकसान ना हो। इसी को बोलते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग। अब ये इन्वेस्टिंग कम है, ये ज़्यादा साउंड करता है ट्रेडिंग जैसा, बट फिर भी हमने यहाँ पे वर्ड लिखा है इन्वेस्टिंग। उसका कारण ये है कि जितने ट्रेडर्स होते हैं उनका अप्रोच बहुत शॉर्ट टर्म होता है, मतलब वो ये सोच के ही लेते हैं कि मुझे ये स्टॉक 2 या 3 दिन के बाद सेल कर देना है। बहुत सारे लोग तो सेम डे कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स। बट मोमेंटम इन्वेस्टिंग जो है वो आपका हो सकता है कि 2-3 महीने तक, 4 महीने तक आप उसमें रहो, तो ये थोड़ा सा लंबा टाइम है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पे इन्वेस्टिंग, ना कि ट्रेडिंग। अच्छा, नेक्स्ट है इंडेक्स इन्वेस्टिंग। ये उनके लिए है जो जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में, मतलब इनको इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं कैसे स्टॉक्स को पिक करूं, ठीक है, वो भी सीख ही रहे होते हैं। तो जो अर्ली एज इन्वेस्टर्स हैं, जो मार्केट में जस्ट एंट्री उन्होंने ली है, उनको भी समझना है मार्केट को, लेकिन तब तक उन्हें पैसे कहीं ना कहीं लगा के रखने हैं। तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग उनके लिए बेटर ऑप्शन होता है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे सोच के देखो कि शॉर्ट टर्म में 4 या 5 मंथ्स के इसमें पीरियड में हो सकता है कि मार्केट 1-2 बार अपना नीचे आए, 1-2 बार ऊपर आए, बट अगर आप 1 साल की बात करोगे तो इंडिया जैसे कंट्री में, जो कि एक हम इसको बोल सकते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, ऐसे देश में जो कंपनीज़ की परफॉर्मेंस है वो भी धीरे धीरे बढ़ती रहती है। ठीक है, उनका जो सेल्स है वो भी बढ़ता रहेगा, उनकी प्रॉफिट भी बढ़ती रहेगी, एंड बिकॉज ये कंपनीज ग्रो करेंगी तो इसलिए शेयर मार्केट भी लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता है। ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा मेजर इवेंट हो जाए, जैसे कि कोविड के टाइम पे लॉकडाउन हो गया अनाउंस, तो उस समय मार्केट पूरा क्रैश हो गया था कुछ टाइम तक। तो ये वन ऑफ इवेंट्स होती हैं, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं होता।
अगर आप फिर भी 1 साल के टाइम पे देखोगे, 2 साल के टाइम पे देखोगे, तो आपको रेयरली ऐसा देखने को मिलेगा, खास करके एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद, कि इंडियन मार्केट ने नेगेटिव ग्रोथ दिखाई हो। ऐसा होता ही नहीं है अब, ठीक है। तो वो हो सकता है कि रिटर्न्स 10% हो, 15% हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल वो डायरेक्शन आपका अपवर्ड ही रहेगा। तो ये सबसे सेफ ऑप्शन माना जाता है कि आप सीधे सीधे इंडेक्स में पैसा लगा दो। अब सीधे सीधे इंडेक्स में पैसा कैसे लगाओगे? क्योंकि आप टाटा मोटर्स, उसके बाद जैसे रिलायंस है, उसके बाद अदानी ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स हैं, आप स्टॉक्स को पिक करते हैं, वहाँ पे पैसे लगाते हैं, राइट। बट इंडेक्स ऐसा कोई स्टॉक की तरह ट्रेड नहीं होता। तो वैसे इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड्स का, क्योंकि ये इसको माना जाता है पैसिव इन्वेस्टिंग। आप नेट पे सर्च करना, जो अलग अलग एएमसीज होते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ठीक है, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, एचडीएफसी है, मिराए है, निपॉन है, उसके बाद कोटक महिंद्रा की भी है अपनी। तो ऐसे सारे, मतलब आप कोई भी 2-3 एग्जांपल ले लो, मान लो आईसीआईसीआई है, या फिर मिराए है, आप वो नाम लिख के और उसके आगे लिख दो इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स, आप देखना बहुत सारे नाम आएंगे, ठीक है। वो हो सकता है कि लार्ज कैप का होगा, वो हो सकता है मिड कैप का होगा, या हो सकता है कि निफ्टी 50 का होगा, निफ्टी 500 का होगा। तो ऐसे अलग अलग इंडेक्स फंड्स आते हैं, उसमें आप लगा सकते हो पैसे। ये उनके लिए है जो थोड़ा सेफ ऑप्शन चाहते हैं, उनको खुद बहुत ज़्यादा नॉलेज है नहीं मार्केट की, वो यहाँ पे लगा देते हैं। ओके, अब इसको थोड़ा थोड़ा जल्दी करते हैं, बिकॉज आप यहाँ से समझ पाओगे कि ये है क्या। अब इनकम इन्वेस्टिंग उस स्ट्रैटेजी को बोलेंगे जिसमें आप क्या करोगे कि आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, ठीक है, आपका जो है कॉर्पस बहुत ग्रो कर चुका है। सपोज़ कि आपने 25 एज से आपने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, और अब आप हो चुके हो 50 के या फिर 55 के। तो अब क्या है कि अब आप रिस्क लेना नहीं चाहते उतना, बिकॉज ये आपके पूरे ज़िंदगी की कमाई है, राइट। अब आप ये चाहते हो कि आप पूरा सेल करो और उसे किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में लगा दो जहाँ पे रिटर्न्स बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन पैसे डूबने के भी चांसेस ना के बराबर हो, ताकि ये पैसे आप यूज़ कर पाओ, क्योंकि अब रिटायर होने के बाद आपके पास कोई इनकम नहीं रहेगी। तो आपने यही जो पैसे लगा रखे थे पहले मार्केट में, आपको इसी को यूज़ करते रहना है। वैसे केस में क्या करते हैं लोग कि वो 55 ईयर्स के एज के आसपास आते आते अपना पूरा पोर्टफोलियो डाइल्यूट करके, मतलब उसे उसे सेल ऑफ करके, मैं इक्विटी स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, वो पूरा सेल ऑफ करके वो क्या करते हैं, बॉन्ड में पैसे लगा देते हैं। क्योंकि इंडिया या फिर जितने भी अच्छे कंट्रीज़ हैं, जैसे जापान है, यूएसए है, यूके है, तो यहाँ की गवर्नमेंट्स या फिर यहाँ की कंपनीज डिफ़ॉल्ट करे, इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में या फिर टी बिल्स में ऐसे ऐसे करके पैसा लगा सकते हो, जिससे कि आपको स्टेबल इनकम मिलती रहे। रिटर्न्स आपको बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, हो सकता है 6-7% के रेंज में हो, बट इतना फिक्स है कि इतना तो आपको आना ही आना है, ठीक है। तो वैसे इन्वेस्टर्स जिनको कि अब कैपिटल लॉस नहीं कराना अपना, वो उनको रिटर्न से मतलब नहीं है बहुत ज़्यादा कि मुझे 15% मिल जाए, 20% मिल जाए, उनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि मुझे 6% ही मिले, 7 ही मिले, बट मैं श्योर रहूं कि वो मुझे मिलेगा। तो वैसे इन्वेस्टर यहाँ पे लगाते हैं। रिट्स हो गया, डिविडेंड स्टॉक्स, वैसे स्टॉक्स हैं जिनकी हिस्ट्री हो कि इन्होंने हर साल पे किया है, तो उस केस में यहाँ पे वो लगा सकते हैं। फिर है सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग, इसको हम इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग भी बोलते हैं। द रीजन बीइंग कि यहाँ पे पैसे उस कंपनी में लगाए जाते हैं जिन्होंने ईएसजी यानी इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, इस पे बेस्ड उनका पूरा बिजनेस मॉडल है। वो हर रूल्स को, गाइडलाइंस को अच्छे से फॉलो करते हैं, कोई भी ऐसा नॉर्म नहीं है जिसको उन्होंने वायलेट किया हो। तो ऐसे कंपनीज में अगर आप लगा रहे हैं पैसा, तो इस बात को लेकर आप एश्योर्ड रह सकते हैं कि मेरा पैसा सही जगह पे यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। जो डायरेक्टर्स हैं या फिर जो डिसीजन मेकर्स हैं कंपनी के, उन्होंने कुछ मैनिपुलेशन वहाँ पे नहीं किया है, इस चीज़ को लेके आप श्योर हो। दूसरी बात कि इस नॉर्म्स को फॉलो करने वाली सारी कंपनीज या फिर कोई ऐसी कंपनी जो कि मान लो कि रिन्यूएबल एनर्जी के उसमें है, सेक्टर में है, या फिर कोई ऐसी कंपनी जो कि कंपनी है ही नहीं, वो है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बोल लो आप। तो यहाँ पे किसी ने पैसा लगाया, आपको पता होना चाहिए, आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, एक टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये सेबी ने अभी कुछ साल पहले ही इसको स्टार्ट किया है।
तो अभी लाइक ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ नहीं है, लोग इसके बारे में अभी जान ही रहे हैं। बट इसमें बेसिकली वो NGOs लिस्ट होते हैं जो सोशल वर्क कर रहे हो, तो इसीलिए मैंने बोला यहाँ पे ESG या तो सोशल हो या बिजनेस का पूरा मॉडल हो कि वो कैसे इन्वायरमेंटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही हो, ठीक है, या फिर कोई ऐसी कंपनी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक्चुअली में NGO है बट वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है या फिर उनको एड दे रही है कि कैसे गवर्नेंस रिलेटेड जो हमारे एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़े इम्प्रूव हों। तो ये कंपनीज ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट बनाने के लिए मार्केट में आई हैं, इनका काम है कि कैसे हम सोसाइटल लेवल पे कोई चेंज लाएं, ठीक। तो उस केस में अगर आप ऐसे कंपनी को फंड कर रहे हो, उसके स्टॉक्स ले रहे हो, तो आप उनको एक इम्पैक्ट क्रिएट करने में हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं पैसों को यूज़ करके वो अपना काम करेंगे। इसीलिए इसे हम बोलते हैं इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग। ओके, यहाँ पे है कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग। ये आप ऐसे समझ लो कि बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे, आप अगर सर्च करो ये वाली स्टेटमेंट तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। एक हम फ्रेज यूज़ करते हैं मार्केट में जिसे बोलते हैं कि बाय द डिप सेल द हाई। मतलब कि जब कंपनी अपने लो पे हो तो आप उसको खरीदो, और जब कंपनी थोड़ी सी मान लो कि 15% 20% ग्रोथ अचीव कर ले, आप उस समय उसको बेच दो। क्योंकि ये जो साइकिल है जो मैंने पहले बोला है कि अंडर वैल्यूड होता है तो लोग खरीदते हैं, ओवर वैल्यूड होती है तो लोग उसको बेचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ से ऊपर जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगेन आप रिकॉल करो, मैंने आपको इसका एक्सेप्शन भी दिया था कि इन केस अगर कोई कंपनी अपने इंडस्ट्री की इकलौती कंपनी है, यानी वो मोनोपोली है अगर वहाँ पे, या फिर डुओपोली है, तो वहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है फेल हो जाए। लेकिन अगर कोई ऐसा सेक्टर है, कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे कंपनीज बहुत सारे हैं, कंपटीशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में ऐसा होता है कि एक साइकिल बनती है प्राइसेस की, कि अभी नीचे है फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, तो ये बैलेंस चलता रहता है अंडर वैल्यूएशन वर्सेस ओवर वैल्यूएशन में। तो जो ये वाले इन्वेस्टर हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, डिप पे खरीदेंगे और हाई पे बेच देंगे, तो ये उल्टा काम करते हैं, इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर। ओके, अब ये सब नाम से ही क्लियर हो जाएगा कि सपोज आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स में पैसे लगा रहे हैं, तो आपको कुछ फंड ऐसे मिलेंगे जिनके नाम के आगे लिखा होगा ऑटोमोबाइल या फिर ऑटो, कुछ ऐसे होंगे जिनके आगे लिखा होगा हेल्थ केयर, कुछ ऐसे होंगे जिनके आगे नाम लिखा होगा बैंकिंग, कुछ ऐसे होंगे जिसके नाम के आगे लिखा होगा PSU। तो ऐसे ऐसे करके सेक्टोरल ऐसे फंड्स आते हैं बहुत सारे जहां पे आप पैसे लगा सकते हैं, या तो सेक्टोरल या फिर थीमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग, और ये नई चीज़ है, मतलब इसने 4-5 ईयर्स पहले ही पिकअप किया है। जो आप बॉट्स के बारे में सुनते होंगे कि किसी ने बॉट यूज़ करके ट्रेडिंग की है, तो इनका काम ये होता है, जो कि चार्ट हेवी होते हैं, मतलब कि जो कैंडल्स हैं, ठीक है, या फिर जो चार्ट्स होते हैं स्टॉक्स के, तो चार्ट्स को देख के आप बहुत ज़्यादा आइडिया लगा सकते हो किसी कंपनी के स्टॉक प्राइस के मूवमेंट पे बेस्ड, जो भी आप आगे 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 आने वाले टाइम के लिए प्रेडिक्शन करने वाले हैं, तो वो काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। अब आप सर्च करना कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जैसे मान लो बॉलिंजर बैंड है, या फिर RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे इंडेक्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप ये थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो कि कंपनी का स्टॉक अभी आगे आगे जाएगा या फिर डाउन होने वाला है। तो उसके बेसिस पे, क्योंकि अगर हम मैनुअली करें तो हमें ये काम हर रोज़ करना पड़ेगा, और ये रियल टाइम में करना पड़ेगा ताकि हम कोई डिसीजन ले पाए। सपोज़ कि कोई ऐसी चीज़ हुई जो चार्ट के रीडिंग के थ्रू आपने पिक किया कि हाँ इसमें अभी अपवर्ड मूवमेंट आने वाली है, बट जब तक आपने ये देखा कि एक्चुअली में मूवमेंट आई है तब तक बहुत देर हो जाएगी, राइट। तो इसलिए जो बॉट बेस्ड मॉडल होते हैं ऐसे, वो क्या करेंगे कि आपने उसे ऑटोमेट कर दिया, आपने उसे बता दिया कि मुझे इस कंपनी की शेयर्स को इस प्राइस पे लेना है, एंड जैसे ही ये वाली मतलब सेकेंड प्राइस ब्रीच हो जाए तब मुझे वो सेल कर देना है। तो वो सारा काम बॉट्स के थ्रू हो सकता है ऑटोमेटेड मोड में। तो वो जो एक्शन में डिले की वजह से जो आपका थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है वो नहीं होगा, बट फिर भी ये बहुत रिस्की है और लोग अभी भी इसको बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसमें आप
टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इन्वेस्टिंग का पूरा काम ऑटोमेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे स्पेकुलेटिव इन्वेस्टिंग। ये क्या है कि आपने किसी किसी की बात सुन के अगर लगाए हैं पैसे, या फिर मार्केट में जो बातें चल रही हैं, रूमर्स चल रहे हैं, अगर आप उसके बेसिस पे कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे स्पेकुलेटिव इन्वेस्टिंग। नेक्स्ट है यहाँ पे डिफेंसिव इन्वेस्टिंग। अब ये क्या होता है? ये ऐसा है कि मान लो कि मार्केट अभी बियर फेज से गो थ्रू हो रहा है, ठीक है, अभी आपको बियर मार्केट वाली फीलिंग आ रही है इन केस, और फिर भी आपके पास पैसे हैं जिसे आप बैंक में नहीं रखना चाह रहे, आप फिर भी चाह रहे हो कि कहीं ना कहीं उसे इन्वेस्ट कर दो, तो आप ऐसे जगह करोगे जहां पे आपको लगे कि मेरा कैपिटल अब यहां से डिवैल्यू नहीं होगा। जैसे क्या क्या हो सकता है? बॉन्ड्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो गए। उसके बाद और क्या हो सकता है? कमोडिटीज, ठीक है। तो इन सब में आप पैसे लगा सकते हैं, जिससे कि जब तक मार्केट बियर फेज से निकल ना जाए तब तक आप यहाँ पे पैसे लगा के रखो, और बाद में आप फिर इसको क्या कर सकते हो, जहाँ भी आपको ठीक लगे वहाँ पे लगा सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। ओके, ये क्या होता है? अब इसको डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए। आप ये देख लो कि सपोज आपके पास 5 लाख का कॉर्पस है, जिसे आप बारी बारी से अलग अलग कंपनीज में लगाते हैं, बट आपने ये डिसाइड किया कि मैं किसी एक कंपनी में 5 या 10 साल के लिए इन्वेस्टेड नहीं रहूँगा। मुझे अगर ऐसा लगेगा कि आगे आने वाले टाइम पे किसी पर्टिकुलर कंपनी, सपोज कि वो कंपनी ए है, आ, उसका रिवेन्यू थोड़ा सा हिट होने वाला है, रिवेन्यू थोड़ा सा उसका डाउन जाने वाला है, तो मैं वहाँ से पैसे निकाल दूंगा, और उसी टाइम पे कोई और कंपनी जिसका मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम पे उसके स्टॉक्स हो सकता है अप जाए। और ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा हो सकता है ड्यू टू, जिसे हम बोलते हैं बिजनेस साइकिल, या फिर इकोनॉमिक साइकिल। अब आप थोड़ा सा सर्च करना कि इकोनॉमिक साइकिल और बिजनेस साइकिल में क्या डिफरेंस है। या फिर वो हो सकता है ड्यू टू सम एक्सटर्नल रीजंस। कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने ये देखा, आपने ये नोटिस किया कि इस कंपनी का आगे आने वाले 3-4 महीने में, 5 महीने में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट उतना हाई नहीं है, तो मैं वहाँ से पैसे निकाल के किसी और ऐसे कंपनी में लगा सकता हूँ जिसका मुझे पता है, जो मैंने रिसर्च पे नोटिस किया कि उसके शेयर प्राइस जो है वो अप जाने वाले हैं, तो वहाँ पे मैंने लगा दिया। अच्छा, अब इसमें लास्ट है कोर सैटेलाइट इन्वेस्टिंग। ये क्या होता है कि आपको एक अपना मिक्स बनाना है, ठीक है, आपको एक ऐसी पोर्टफोलियो क्रिएट करनी है जिसमें हर वो टाइप की कंपनीज रहे, ठीक है। या फिर इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। सपोज कि आपने एक अपना पोर्टफोलियो बनाया। अब आप में से बहुतों को पता होगा कि जो लार्ज कैप की कंपनीज होती हैं, ठीक है, अगर हम कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे डिवाइड करें कंपनीज को जो कि लिस्टेड है वहाँ पे, तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, राइट। अब ये जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप है, इनके अगर आप अल्फा वैल्यूज़ को देखो, ये आप सर्च करना क्या होता है अल्फा वैल्यू। अल्फा वैल्यू की मीनिंग ये हो गई कि कोई कंपनी आपको इंडेक्स के रिटर्न्स के बियॉन्ड कितना रिटर्न दे सकती है। तो जिसका अल्फा ज़्यादा होगा, मतलब कि वो कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट पूरे इंडेक्स के ग्रोथ रेट से ज़्यादा होने वाला होगा। तो जो लार्ज कैप्स होते हैं उनका अल्फा ऑलमोस्ट 1 होता है, मतलब वो इंडेक्स के बराबर ही आपको रिटर्न्स देते हैं, क्योंकि उसमें रिस्क उसमें थोड़ा सा कम होता है। आपको पता है कि टाटा मोटर्स या फिर रिलायंस, ये सब कंपनीज बहुत पुरानी हैं और ये बहुत बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है। तो इनके डिफ़ॉल्ट होने का या इनके बिजनेस गलत जाने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। ओवरनाइट तो नहीं होने वाला क्योंकि इनकी बिजनेस बहुत पुरानी है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि नेक्स्ट ईयर ही बिजनेस खत्म हो जाए, इसकी लाइकलीहुड बहुत कम है, ऑलमोस्ट जीरो है। तो उस केस में जो लार्ज कैप की कंपनीज हैं उनकी अल्फा वैल्यू बहुत कम होती है, वो ऑलमोस्ट 1 होगा, क्योंकि इंडेक्स के बराबर ही आपको वो रिटर्न देने वाली है। मार्केट में एक और बात बोलते हैं, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होता है। अच्छा, उसके बाद आते हैं मिड कैप पे। तो मिड कैप का अल्फा हो सकता है कि 1.5 हो, मतलब कि अगर इंडेक्स 1 से ग्रो करे तो मिड कैप की जो कंपनीज हैं वो 1.5 से ग्रो करे, और इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर इंडेक्स 1% से डाउन जा रहा है, जो हम निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स बोलते हैं, तो अगर मार्केट 1% से डाउन जा रहा है तो जो मिड कैप की कंपनीज हैं, बिकॉज उनका अल्फा ज़्यादा है, तो वो हो सकता है 1.5 से डाउन चला जाए, राइट। अच्छा, उसके बाद लास्ट में होता है स्मॉल कैप। तो इनकी अल्फा और भी ज़्यादा होती है, इनका हो सकता है 2 हो,
2.5 हो, किसी किसी का 3 भी होता है। तो आप क्या करते हो, आप एक ऐसा मिक्स बनाते हो पोर्टफोलियो का कि जिसमें आपने मान लो कि लार्ज कैप को दे दिया 50%, मिड कैप को आपने दे दिया 30% और स्मॉल कैप को आपने दे दिया 20%, सो दैट मार्केट में कितना भी बड़ा डाउनफॉल आए आपका पोर्टफोलियो ऐसा ना हो कि 50% से डाउन हो जाए। क्यों? क्योंकि 50% आपके पोर्टफोलियो का लार्ज कैप कंपनीज हैं जो कि डाउनसाइड को थोड़ा सा रेजिस्ट करती हैं, राइट? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, तो ये हमारा लास्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी थी। तो ऐसे ऐसे सेशंस में हम क्या करेंगे, टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। सेशन हमारा ऐसा रहेगा कि आपको पीपीटी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। ये हमारा पहला सेशन था एक्चुअली, तो इसलिए पीपीटी आपको यहाँ पे मिल गई, राइट? तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।